नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। अगर आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है। प्रत्येक साल चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी के रूप में सरकार की ओर से कुछ भत्ता दिया जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कितना अमाउंट प्रत्येक साल दिया जाता है और किन परिस्थितियों में उसे क्लेम किया जा सकता है। क्लेम करने के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक हैं, तो हम लोग सारी चीज़ें इस वीडियो में आगे जानेंगे। आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। आशा करते हैं कि आपकी सारी जानकारी पूरी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 जुलाई 2017 को एक नया ओएम जारी किया गया चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के लिए, और तब से लेकर अभी तक वही ऑर्डर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी विभागों पर लागू होता है, जब तक कि इस संबंध में कोई दूसरा ऑर्डर नहीं आ जाए। यह वो ओएम है, और आप चाहें तो इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें स्कोप की चर्चा की गई है, किन एम्प्लॉयज पे ये लागू होगा। तो सीए इज पेएबल फॉर द चिल्ड्रन ऑफ ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के बच्चों के लिए यह लागू होगा। साथ ही स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो सेंट्रल गवर्नमेंट में डेपुटेशन पे हैं, उनके लिए भी यह है। और नेपाल और भूटान के सिटीजन्स जो भारत सरकार में सेवा दे रहे हैं और उनके बच्चे उनके नेटिव प्लेस में स्टडी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी रिम्बर्समेंट किया जाएगा। चाइल्ड, इस वे में जो चाइल्ड या चिल्ड्रन शब्द का इस्तेमाल किया गया है, उसका मतलब है एम्प्लॉयज के बच्चे, चाहे वो एडॉप्टेड हो, चाहे स्टेप चाइल्ड हो, और पूरी तरह से गवर्नमेंट सर्वेंट पे डिपेंडेंट हो, तो उन सभी बच्चों के एजुकेशन का रिम्बर्समेंट जो है सरकार द्वारा दिया जाएगा। इसके तहत दो तरह का रिम्बर्समेंट दिया जाता है। पहला तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस ही है, और दूसरा है हॉस्टल सब्सिडी। अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपने बच्चे की शिक्षा हॉस्टल में रखकर करवा रहे हों, उसके रहने का, लॉजिंग और बोर्डिंग एंड लॉजिंग का भी खर्च सरकार देती है। लेकिन हॉस्टल सब्सिडी क्लेम के लिए कुछ कंडीशंस हैं, उसको फॉलो करना अनिवार्य है, जो कि हम लोग वीडियो में आगे देखेंगे। कितने बच्चों तक के एजुकेशन का रिम्बर्समेंट सरकार द्वारा दिया जाएगा, तो इस संबंध में जो है पहला पॉइंट है कि यह 2 एल्डेस्ट सर्वाइविंग चिल्ड्रन के लिए नॉर्मल केस में क्लेम किया जा सकता है। और कुछ एक्सेप्शन केस ऐसे भी हैं, कुछ ऐसे एक्सेप्शंस भी हैं जिस केस में जो है 2 से अधिक बच्चों के लिए भी क्लेम किया जा सकता है। तो पहला है कि सेकेंड चाइल्ड बर्थ रिजल्ट्स इन ट्विंस और मल्टीपल बर्थ, यानी सेकेंड चाइल्ड के बर्थ के समय अगर ट्विंस पैदा होता है या 2 से ज़्यादा मल्टीपल बच्चे पैदा होते हैं, तो उन सभी बच्चों के पढ़ाई के लिए रिम्बर्समेंट का प्रावधान सरकार द्वारा किया गया है। दूसरा इसका एक्सेप्शन है इन केस ऑफ फेल्योर ऑफ स्टेरिलाइजेशन ऑपरेशन इन फर्स्ट सब्सटेंस, यानी आम भाषा में इसको ऑपरेशन कराना कहते हैं। अगर ऑपरेशन कराने की स्थिति में, ऑपरेशन कराए जाने के बाद किसी कारण से या फिर ऑपरेशन फेल्योर हो जाने की वजह से बेबी जो है कंसीव हो जाता है, तो उस कंडीशन में, यानी फर्स्ट इंस्टेंस, पहले केस में जो है जन्मे बच्चे के लिए एजुकेशन अलाउंस जो है सरकार द्वारा भुगतान किया जाएगा। आइए आगे अब इस टेबल के माध्यम से समझते हैं कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी अलाउंस जो है, दोनों में डिफरेंस क्या है, और दोनों में किस तरह से भुगतान किया जाता है, दोनों को क्लेम करने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये सभी चर्चा हम लोग इस टेबल के माध्यम से देखेंगे।
सबसे पहले इसमें इसके रेट की चर्चा की गई है, जो कि फिक्स अमाउंट बताया गया है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल एक्सपेंस, यानी गवर्नमेंट सर्वेंट द्वारा बच्चे के एजुकेशन पर कितना खर्च किया जाता है उससे फर्क नहीं पड़ता है। सरकार द्वारा एक फिक्स अमाउंट है जो कि 2250 रुपया पर महीना है और इस तरह से 27,000 रुपया प्रति साल का है। वह भुगतान जो है दिया जाएगा फॉर नॉर्मल चाइल्ड, सामान्य बच्चों के लिए। उसी तरह हॉस्टल सब्सिडी के रूप में 6,750 रुपया प्रति महीने की दर से 81,000 रुपया प्रत्येक साल का भुगतान दिया जाएगा। इसी क्रम में आगे यह बताया गया है कि जो दिव्यांग बच्चे होंगे, अगर किसी एम्प्लॉई के बच्चे दिव्यांग हैं तो उनके लिए सरकार द्वारा नॉर्मल अमाउंट से डबल अमाउंट यानी 4500 रुपया प्रति महीना और 54,000 रुपया प्रति साल के दर से उस बच्चे के एजुकेशन के लिए भुगतान दिया जाएगा। लेकिन हॉस्टल सब्सिडी में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, वो उसी प्रकार से भुगतान होगा। साथ ही इसके नोट में जो है यह बताया गया है कि जब भी डीए का रेट जो है 50% को पार करेगा या 50% पे जाएगा तो हॉस्टल सब्सिडी अलाउंस या फिर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में जो है ऑटोमेटिक जो है 25% की वृद्धि कर दी जाएगी। जैसे अभी डीए जो है 42% के दर से दिया जाता है, जब यह 50% हो जाएगा या उसके पार जाएगा, इस अमाउंट में जो है 27,000, 54,000 और 81,000 इसमें जो है 25% की वृद्धि करके भुगतान दिया जाएगा। आगे इसमें देखते हैं कि सर्टिफिकेट क्या-क्या ज़रूरी है या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्या-क्या ज़रूरी है क्लेम फॉर्म के साथ। तो इसमें जो है जिस स्कूल या इंस्टीट्यूट में बच्चा पढ़ाई कर रहा है उसके हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन द्वारा जारी किया गया सर्टिफिकेट क्लेम फॉर्म के साथ अटैच करना अनिवार्य है। अगर किसी कारण से यह सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं किया जा सकता है तो उसका दूसरा ऑप्शन सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ रिपोर्ट कार्ड के रूप में दिया जाएगा, यानी रिपोर्ट कार्ड का सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लगा करके भी जो है इसका भुगतान प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा ऑप्शन है इसका, जो इंस्टीट्यूशन को जो राशि भुगतान किया गया है बच्चे के पढ़ाई के लिए उसका फी रिसीट, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में हो या फिर जो है हार्ड कॉपी में हो, उसको अटैच करके इसको क्लेम किया जा सकता है। हॉस्टल सब्सिडी के केस में भी वही सारी डॉक्यूमेंट जरूरत है, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट एडिशनल रिक्वायरमेंट ये है कि बच्चा जिस इंस्टीट्यूट में रह रहा है वहाँ बोर्डिंग और लॉजिंग पर एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है उसके लिए एक सर्टिफिकेट प्राप्त करना होगा। और यह सर्टिफिकेट इसलिए अनिवार्य है देना क्योंकि हॉस्टल सब्सिडी क्लेम करने के लिए एक कंडीशन है कि हॉस्टल सब्सिडी का अमाउंट जो होगा वह सब्जेक्ट टू द कंडीशन होगा एक्सपेंडिचर ऑन बोर्डिंग एंड लॉजिंग, यानी वहाँ हॉस्टल में रहने के लिए कितना अमाउंट खर्च हो रहा है और जो सरकार द्वारा 81,000 रुपया निर्धारित किया गया है, इन दोनों में जो भी कम होगा, जो भी राशि कम होगा उतना ही राशि भुगतान किया जाएगा। इसके एप्लीकेबिलिटी के बारे में देखें तो यह जो है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस सभी केसेज में एप्लीकेबल होंगे, लेकिन हॉस्टल सब्सिडी जो है सभी केस में एप्लीकेबल नहीं होंगे। उसके लिए हॉस्टल सब्सिडी को क्लेम करने के लिए यह अनिवार्य है कि जहाँ बच्चा पढ़ाई कर रहा है और गवर्नमेंट सर्वेंट जहाँ ड्यूटी कर रहा है उनके रेसिडेंस और बच्चे के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बीच में जो है वह दूरी एटलीस्ट 50 किलोमीटर होनी आवश्यक है। इससे कम दूरी पे अगर बच्चा रह करके
हॉस्टल में पढ़ाई कर रहा है तो हॉस्टल सब्सिडी का भुगतान नहीं किया जाएगा सरकार द्वारा। आगे इसमें कौन-कौन से क्लास या कौन-कौन से कोर्स अलाउड हैं, उसका चर्चा किया गया है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस प्राप्त करने के लिए नर्सरी से लेकर के 12 तक, जिसमें कि क्लास 1 से पहले के 2 क्लासेज से लेकर के क्लास 12 तक का, या नर्सरी से 10th तक और आगे डिप्लोमा कोर्स, पॉलिटेक्निक, आईटीआई या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज से इन सभी कोर्स तक के लिए जो है वह भुगतान दिया जाएगा। The children education allowance and hostel subsidy both can be claimed concurrently। दोनों जो है एक साथ क्लेम किया जा सकता है। अगर कोई स्पाउस यानी हस्बैंड या वाइफ दोनों गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो इस केस में उनमें से कोई एक जो है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस या हॉस्टल सब्सिडी क्लेम कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों ही अपने-अपने कार्यालय में जो है अलाउंस के लिए उन्होंने क्लेम कर दिया। इसलिए ऐसे कंडीशन में एक सर्टिफिकेट देना अनिवार्य होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय द्वारा कि वह जो भुगतान प्राप्त कर रहे हैं उनका उनके स्पाउस द्वारा क्लेम नहीं किया गया है और ना ही इन फ्यूचर क्लेम इस तरह का किया जाएगा। इसके पॉइंट सी में यह है कि यह जो है 1 साल में यानी एक फाइनेंशियल ईयर में एक बार ही इसको क्लेम किया जाएगा। यानी फाइनेंशियल ईयर जैसे 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक चलता है, तो 31 मार्च की समाप्ति होने के बाद उसको कभी भी क्लेम किया जा सकता है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कोरेस्पोंडेंस और डिस्टेंस लर्निंग वालों के लिए भी एप्लीकेबल है। और साथ ही यह भी प्रावधान किया गया है कि इसका जो रिम्बर्समेंट किया जाएगा, उसका बच्चे के क्लास में परफॉर्मेंस के साथ कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी बच्चा क्लास में फेल हो गया या पास हो गया या एवरेज मार्क्स लाया, इससे रिम्बर्समेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बच्चे के किसी पर्टिकुलर क्लास के लिए एक बार क्लेम किया जा चुका है उसका अलाउंस, तो सेम उसी क्लास के लिए दोबारा जो है क्लेम नहीं किया जा सकता है। चाहे वह उस क्लास में पास आउट हो या फिर उस क्लास में मिड सेशन में ही उसने क्लास छोड़ दिया हो। इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं कि मान लीजिए जैसे बच्चा स्टडी कर रहा है किसी क्लास में और उस एम्प्लॉयी का ट्रांसफर किसी अन्य जगह पे हो जाता है और उस फाइनेंशियल ईयर के लिए एम्प्लॉयी ने पहले ही भुगतान प्राप्त कर लिया है, तो नए पोस्टिंग प्लेस की जगह पर जो है वह दोबारा उस क्लास के लिए भुगतान प्राप्त नहीं कर सकता है। अब आगे है एज लिमिट के बारे में कि किस उम्र तक, किस एज तक सरकार जो है बच्चे की पढ़ाई का भुगतान एम्प्लॉय को देंगे। तो इस संबंध में दिव्यांग बच्चों के लिए सरकार द्वारा 22 साल निर्धारित किया गया है। नॉर्मल बच्चों के लिए यह समय 20 साल निर्धारित किया गया है, या फिर टिल द पासिंग क्लास 12, या तो बच्चे ने जब तक क्लास 12 पास कर लिया तब तक, या फिर 20 साल तक, विच एवर इज अर्लियर, जो भी इन दोनों में से पहले हो तब तक के लिए रिम्बर्समेंट दिया जाएगा। इसके मिनिमम एज की कोई लिमिट निर्धारित नहीं की गई है, यानी बच्चा किस साल से जो है पढ़ाई करना स्टार्ट करता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आगे इसमें कुछ स्कूल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट निर्धारित किए गए हैं, जो उन्हीं स्कूल में पढ़ाने पर सरकार द्वारा भुगतान किया जाएगा। तो इस संबंध में इसका पॉइंट ए है कि जहाँ बच्चा पढ़ाई कर रहा हो, वह स्कूल जो है यूनिवर्सिटी अथवा बोर्ड ऑफ एजुकेशन से एफिलिएटेड होना चाहिए या फिर कोई रिकॉग्नाइज्ड स्कूल या इंस्टीट्यूट होना चाहिए। लेकिन दिव्यांग बच्चों के लिए ऐसा कोई शर्त नहीं है।
दिव्यांग बच्चा किसी भी स्कूल में अगर पढ़ाई कर रहा है तो उसका रिमबर्समेंट सरकार द्वारा नॉर्मल रेट से जो उसका निर्धारित किया गया है उस रेट से किया जाएगा। अब कुछ स्पेशल केसेस हैं जिन केसेस में जो है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस भुगतान किया जाएगा या नहीं किया जाएगा तो कितना किया जाएगा। तो इसके बारे में हमने एक टेबल बना करके क्लियर रूप से समझने का प्रयास किया है। तो इसमें देखते हैं, पहला केस है डेथ व्हाइल इन सर्विस। अगर किसी एम्प्लॉय का डेथ उस समय हो जाता है जब वो सेवा में हो, तो उस कंडीशन में क्या चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दिया जाएगा? तो बिल्कुल दिया जाएगा। वह अलाउंस जो है पेएबल होगा और उसी ऑफिस द्वारा पेएबल होगा जिस ऑफिस में एम्प्लॉय जो है डेथ से पहले अपनी सेवा दे रहे थे। और इतना ही नहीं, उनके बच्चे को यह अलाउंस जो है तब तक दिया जाएगा जब तक कि नॉर्मल कंडीशन में दिया जाता, यानी जब तक वह एम्प्लॉय जीवित रहता, सेवा करता रहता, उस समय तक दिया जाता, तो उसी प्रकार से अब भी दिया जाएगा। लेकिन इसका एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? तो पेबल सब्जेक्ट टू द कंडीशन ऑफ डिसीज्ड वाइफ हस्बैंड इज नॉट इन एनी सर्विस, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयू, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एटीसी। यानी जिस एम्प्लॉय का डेथ हुआ है उनके हस्बैंड या फिर वाइफ किसी अन्य सर्विस में नहीं होना चाहिए, तभी जो है भुगतान इस ऑफिस द्वारा दिया जाएगा। अन्यथा अगर उनके हस्बैंड या वाइफ किसी अन्य सर्विस में हैं, तब तो उनके द्वारा उनके अपने कार्यालय में भुगतान तो ले ही लिया जाएगा। ठीक है। अब दूसरा कंडीशन है रिटायरमेंट, डिस्चार्ज, डिसमिसल या रिमूवल फ्रॉम सर्विस हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में भी उनके बच्चे को चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस या हॉस्टल सब्सिडी अलाउंस जो है उसी ऑफिस द्वारा पेएबल होगा जिस ऑफिस में वो डिसमिसल, रिटायरमेंट, रिमूवल से पहले जो है सेवा दे रहे थे। इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट देखने वाली बात यह है कि यह भुगतान उनके बच्चे के लिए सिर्फ उसी एकेडमिक ईयर के लिए दिया जाएगा जिस साल जो है ये घटनाएं घटी, यानी जिस साल एम्प्लॉय का रिटायरमेंट हुआ या डिस्चार्ज हुआ, डिसमिसल हुआ या रिमूवल हुआ, सिर्फ उसी एक साल के लिए भुगतान दिया जाएगा, आगे नहीं दिया जाएगा। यह साथ ही इसके भुगतान के लिए इस ओएम में दिए गए बाकी कंडीशंस भी फॉलो होने चाहिए। आगे है इसका, एम्प्लॉय अगर ड्यूटी में है, नॉर्मल रेगुलर ड्यूटी में है, तब तो मिलेगा। ऑन ऑन लीव है, अंडर सस्पेंशन है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? ऐसे कंडीशन में भी जो है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी जो है क्लेम करने के लिए वो एलिजिबल होंगे। अच्छा, इसमें एक और बात है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव पे अगर एम्प्लॉय हैं तो उस कंडीशन में भी वो अप्लीकेबल होंगे अलाउंस को क्लेम करने के लिए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के बारे में हम लोग लीव सेक्शन वाले वीडियो में देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक पॉइंट था अंडर सस्पेंशन। अगर कोई एम्प्लॉय अंडर सस्पेंशन है तो उस दौरान भी वह अपने बच्चे के लिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस क्लेम कर सकेंगे। इसकी नोट में दिया गया है गवर्नमेंट सर्वेंट विल नॉट बी एलिजिबल फॉर द सीए और एचएस फॉर एनी पीरियड टिल एंड डाइज नन। एम्प्लॉय का कोई अगर एम्प्लॉय का कोई ड्यूटी पीरियड जो है डाइजनन घोषित किया जा चुका है तो उस पीरियड के लिए वो रिम्बर्समेंट क्लेम करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अब डाइजनन क्या होता है? डाइजनन का पीरियड होता है जो एम्प्लॉय के सर्विस में वो दिन या वो पीरियड काउंट नहीं किया जाता है, और यह डाइजनन तब किया जाता है जब एम्प्लॉय जो है अनऑथोराइज रूप से अब्सेंट रहे हों या फिर लीव पे रहे हों और उनको उनका लीव जो है सैंक्शन उनके अथॉरिटी द्वारा नहीं किया गया हो। अब उसका रीजन जो भी हो, या तो ये भी हो सकता है कि उनके अकाउंट में लीव बैलेंस नहीं हो, तो इस कंडीशन में उनका वह पीरियड जो है डाइजनन हो जाता है।
वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि इस तरह की वीडियो आपको आपकी सेवाओं संबंधित जानकारियाँ मिलती रहे। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, पेड़ लगाएं और जल संरक्षण करें और अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।